Okay, students, so I'm back again with the same chapter of history, the medieval period in India. So I have left on the, we have completed till the topic, new social and political groups. So now as we have completed that, so now we'll be moving on to regions and empires. Okay, so let's take up. Large states like those of the Cholas, the Tughlaqs or the Mughals encompassed many regions. That means कि जो स्टेट्स थे, बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स थे, कौन कौन से थे? चोलास थे, तुगलक्स थे और मुगल्स थे. ठीक है, तो उनका बेसिकली क्या था, उन्होंने बहुत सारे रीजन्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था. A Sanskrit Prashasti that praises Delhi Sultan Balban tells that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India. अब एक संस्कृत प्रशस्ति, a word comes प्रशस्ति. प्रशस्ति का मीनिंग होता है in praise of, किसी की तारीफ में अगर कोई चीज़ कही जाती है तो उसे हम प्रशस्ति बोलते हैं. प्रशस्ति in praise of. What is the meaning of प्रशस्ति? In praise of. In praise of का मीनिंग किसी की तारीफ में अगर कोई कुछ कहा जाता है तो उसे हम प्रशस्ति बोलते हैं. तो ये क्या होता है? प्रशस्ति एक संस्कृत प्रशस्ति थी, रिटन रिकॉर्ड में होता है ये बेसिकली. और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो दिल्ली के सुल्तान बालबन थे, उन्होंने बताया इस प्रशस्ति के अकॉर्डिंग क्या है कि वो जो थे रूलर थे, किसके रूलर थे? बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत ह्यूज एम्पायर था, उसके रूलर थे. और वो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करता था, उनका जो किंगडम था वो था बंगाल, ईस्टर्न साइड में बंगाल से लेके गजनी तक. गजनी कहाँ पर था? अफगानिस्तान इन वेस्ट. और उनकी किंगडम में साउथ इंडिया भी इंक्लूडेड था. नाउ यू कैन इमेजिन how vast the kingdom was. Okay, then there were considerable conflicts between various states. अब आपस में किंगडम्स में भी आपस में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे. आपस में वो लोग जो है ना सेटिस्फाइड नहीं थे, एकदम फ्रेंडली थे, आपस में बहुत बहस चलती रहती थी उनकी. So when the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. अब 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो उस टाइम पर कौन आया? छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स आने एमर्ज होने शुरू हो गए. अब आता है आपका ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. अब ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स कौन से हो गए? जो religions was often closely associated with the social and economic organization of local communities. That means religion जो था वो उस टाइम पर medieval टाइम में किससे बहुत ज़्यादा associated था? social और economic organization जो थी, वहाँ की जो local communities थी, उनसे बहुत ज़्यादा closely related था. It was during the period that important changes occurred in the religion. दैट मीन्स कि इस टाइम में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था जब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंसिव चेंजेस रिलीजन में आए. इट इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स इन द हिंदू रिलीजन. और इस टाइम में बेसिकली जो रिलीजन से रिलेटेड कौन कौन से चेंजेस आए? एक तो इस टाइम पे किसकी न्यू डाइटीज़ की वर्शिप स्टार्ट हो गई थी. नाउ डू यू नो व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डाइटीज़? सॉरी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइटीज़ की जिनकी हम पूजा करते हैं. ओके, तो अलग अलग बहुत सारे नए डाइटीज़ भी आ गए थे जिनकी वर्शिप स्टार्ट हो गई थी. देन इस टाइम पे जो रॉयल पीपल थे लाइक द किंग, द एम्परर्स, वो लोग भी क्या कर रहे थे? उनका जो वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए किसके? टेम्पल्स के, रिलीजियस प्लेसेस के बहुत सारे वो हुए. और फिर इसके साथ साथ जो हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. देन नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प ब्राह्मण्स टू अर्न रिस्पेक्ट. अब क्या था देखिए,
उस टाइम पर जो थी संस्कृत जो थी वो एक न्यू लैंग्वेज थी और उसकी जो नॉलेज थी वो ब्राह्मण्स के पास बहुत ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू द कॉमन पीपल। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ब्राह्मण्स की जो रिस्पेक्ट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर इस्लाम वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय मेनी रूलर्स। अब बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने किसको अडॉप्ट किया या किसको पैट्रोनाइज किया, कौन से रिलीजन को, इस्लाम को भी पैट्रोनाइज किया। फिर आता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। अब हिस्टोरिकल पीरियड में क्या था, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री को बेसिकली इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ओके, सो मोस्ट historians look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past। तो बेसिकली जो historians थे वो किस चीज़ को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते थे, वो देते थे इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। किसको, जो मेजर एलिमेंट्स थे ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट के जो अलग अलग मोमेंट्स थे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कैरेक्टराइज किससे किया जाता था, जो मेजर एलिमेंट्स थे लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। फिर है द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स एंड अर्ली एम्पायर्स वर कॉल्ड अर्ली सोसाइटीज। तो और जो हिस्टोरिकल पीरियड था वो बेसिकली कैसा था, किस तरह से डिवाइड किया गया था, लाइक पहले के जो लोग थे वो पहले उनकी लाइफ कैसी थी, हंटर्स और गैदरर्स की, ठीक है, वो हंटिंग करते थे और चीज़ें इकट्ठा करते थे। फिर उसके बाद वो क्या होगा, फिर उसके बाद उन्होंने कौन सा किया, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब फार्मर्स बने, जब उन्होंने कल्टीवेशन बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जब बिल्कुल न्यू वहाँ से चेंज होके अर्ली किंगडम्स पर आए, न्यू एम्पायर्स बने, तो तब वर कॉल्ड, और ऐसे इस टाइम पे क्या बोला जाता था इनको, वर कॉल्ड अर्ली सोसाइटीज़। बिल्कुल स्टार्टिंग की सोसाइटीज़ में इनको कैरेक्टराइज किया जाता था। फिर उसके बाद द ग्रोथ ऑफ इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर कॉल्ड द मिडिवल पीरियड। अब मिडिवल पीरियड को बेसिकली कैसे कैरेक्टराइज किया गया, जो इम्पीरियल स्टेट्स थे, इम्पीरियल कौन से स्टेट्स होते हैं, वो स्टेट जो कॉलोनलाइज मतलब जो रूल करते हैं, जो आके जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को टेक ओवर किया था, ओके, उनके ऊपर रूल किया था, तो दे आर नोन एज इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन। ओके, और डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट, हिंदुइज्म का और इस्लाम का डेवलपमेंट। और बेसिकली as these two were considered as the development of Hinduism and Islam as the major religion, and also the arrival of European trading companies, और यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज हमारे यहाँ जो बिजनेस करने के लिए इंडिया में आई थी, उस पीरियड को मिडिवल पीरियड कहा गया है। द लास्ट एरा वॉज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियड विच कैरीड अ सेंस ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब जो बिल्कुल लास्ट एरा था इसका 18th सेंचुरी का, उसको क्या कहा गया है, मॉडर्न पीरियड कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह का जो मटेरियल जो प्रोग्रेस हुआ था वो बहुत अच्छे लेवल पर हुआ था, प्लस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑल्सो, दैट मीन्स थिंकिंग वॉज ऑल्सो डेवलप्ड एंड इट वॉज a period of development in all the aspects. Then prosperity during this period brought European trading companies to India. अब इस टाइम पर बेसिकली क्या था कि प्रॉस्पेरिटी, इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली जिसे हम कहते हैं हर तरीके से, तो उस चीज़ ने यूरोपियन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया इंडिया की तरफ। फिर मैप्स आर द सोर्सेज थ्रू विच वी कैन ट्रेस आउट द हिस्टोरिकल चेंजेस एंड कॉन्टेक्स्ट। अब जो मैप्स होते हैं बेसिकली वो किस तरह के सोर्सेज होते हैं जिनसे हम ट्रेस कर सकते हैं, कौन से, जैसे हिस्टोरिकल चेंजेस, क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस। सबसे फर्स्ट वाला जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अल इदरीसी जो थे उन्होंने बनाया था, तो उनसे कैसे कैसे चेंजेस आए। जैसे फर्स्ट इंडिया का मैप कैसा हुआ, फिर उसके बाद कहाँ पर सिंध को दिखाया, कहाँ पर साउथ इंडिया दिखाया, कहाँ पे नॉर्थ इंडिया दिखाया, उसके बाद धीरे 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 चेंजेस आए, और आज की अगर हम फोटो देखें तो देयर इज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ चेंजेस।
So cartographers were the skilled artists who recorded these chronicler effects in the map. Now, the mode of presentation and the context vary through time. अब जो मैप बनाने का जो प्रेजेंटेशन है या उसका प्रेजेंटेशन और जो कॉन्टेक्स्ट है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, इजंट इट? सो अब जो मैप 1154 CE में आर नॉट द सेम एज द मैप्स ऑफ 1720. फॉर एग्जाम्पल, now both the map shows the same location but with a lot of variation. अब इन दो, जो एक मैप 1154 CE में बना था और एक मैप जो है जो 1720 में बना, तो उन दोनों में लॉट ऑफ वेरिएशन, बहुत सारे चेंजेस हैं. अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो अगर उसकी सेम लोकेशन को भी अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारी वेरिएशन है. इवन द नेम्स ऑफ द प्लेसेस आर स्पेल्ड डिफरेंटली, मीन्स द स्पेलिंग ऑफ द सेम प्लेस आर डिफरेंट. फिर historical records are available in different languages also, as I've told you. Differences are also traced in the use of grammar and vocabulary. Then a change in meaning also occurred over time. For example, the term Hindustan is now India. That means grammatical भी बहुत सारे changes हैं. Even बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके नेम टोटली चेंज हो गए हैं. लाइक सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था जिसका मीनिंग वर्ड था जिससे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी आफ्टर द इम्पोर्टेंट टर्म, दैट वाज हिंदुस्तान. ओके, लेकिन आज हिंदुस्तान का जो नेम है वो क्या है? इंडिया. जो फर्स्ट टाइम सबसे जो हिंदुस्तान जो यूज़ किया था वो एक वो किसने यूज़ किया था? मिनहाज सिराज, जो मैंने आपको बताया था, एक पर्शियन क्रॉनिकलर थे. इन्होंने 13th सेंचुरी में इसको यूज़ किया था. और मिनहाज सिराज जो हिंदुस्तान थे, अकॉर्डिंग टू दैट वो कौन सा एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता था? पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. ओके, द टर्म वॉज यूज इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान. बेसिकली ये जो वर्ड था ये किस फॉर्म में यूज़ किया गया था? पॉलिटिकल सेंस में. दैट मीन्स कि जो सुल्तान्स जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके अंडर में जितना लैंड आता था उस सबको उन्होंने क्या बोला था? हिंदुस्तान. ओके, और उस टाइम पे जो दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में आता था वो कौन सा एरिया था? एक तो लैंड था पंजाब, हरियाणा का, एंड द लैंड बिटवीन यमुना एंड गंगा. एंड साउथ इंडिया वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दिस मैप. Then Babur in the early 16th century used the term Hindustan in order to describe the geography of fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. This also I have already explained you. Now with the change of time we observe that the idea of geographical and cultural entity like India did exist, but the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. तो उस टाइम पे आपने देखा कि जो हिंदुस्तान का जो मीनिंग था वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया. लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ उसके साथ साथ हमने जो मीनिंग देखा और जो आइडिया देखा किसका? जो जोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी है, लाइक इंडिया. इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ जोग्राफिकल वैरायटी ऑल्सो एज वेल एज कल्चरल वैरायटी ऑल्सो. ओके, तो एग्जिस्ट बट द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी. लेकिन आज भी हिंदुस्तान जो है उसके साथ ना पॉलिटिकल ना नेशनल मीनिंग कोई भी आज एसोसिएटेड नहीं है. सो वी ट्रेस आउट मेनी चेंजेस इन द यूज ऑफ वर्ड विद द चेंज ऑफ टाइम. लाइक अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ. अभी हमने जो इसके अकॉर्डिंग देखा कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं मीनिंग में और इवन स्पेलिंग्स में, नेम्स में आए थ्रू द टाइम, ओवर द टाइम. ठीक है, अभी हमने किसका एग्जाम्पल लिया? लाइक फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान, द वर्ड हिंदुस्तान. अब मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल बताती हूँ. एक वर्ड है फॉरेनर.
अर्लियर टाइम में, मिडिवल टाइम में इसको कैसे यूज़ किया जाता था? इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन हु इज़ नॉट एन इंडियन, वेयर एज इट वॉज इन द मिडिवल पीरियड यूज इन द सेंस यस। आज हम इसको, इस वर्ड को किस तरह से यूज़ करते हैं? आज हम वो करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया को बिलोंग नहीं करता है या इंडिया का सिटीजन नहीं है तो वो फॉरेनर है, यस। लेकिन मिडिवल टाइम में क्या होता था कि अगर कोई एक पर्सन किसी एक विलेज को बिलोंग नहीं करता है तो वो उस विलेज के लिए वो फॉरेनर है। ओके, यहाँ पर तो कंट्री में, यहाँ पर तो कंट्री आया, ओके। और वहाँ पे मिडिवल टाइम में क्या था इसका मीनिंग कि अगर आप एक विलेज को बिलोंग नहीं करते तो आप उस विलेज के लिए फॉरेनर हो, यस। So the synonymous word for foreigner in Hindi and Persian are Pardesi and Ajnabi respectively. Now, historians use different sources to study the past depending upon the period of their investigations. Then coins, inscriptions, architecture and textual record are still the basic sources. Now, historians जो है वो अलग-अलग sources यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लाइक आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। और वो आज भी, ऐसा नहीं मिडिवल टाइम में यूज़ करते थे, वो आज भी वही सोर्सेज को यूज़ करते हैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। और ये जो रिकॉर्ड, उनके टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते हैं या इंस्क्रिप्शंस होते हैं या ये आर्किटेक्चरल रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब उनके आज भी बेसिक सोर्सेज हैं। Now, during the period of 700 to 1750, we trace out a dramatic increase in the variety of textual record. Its basic reason was that paper gradually became cheaper and more widely available. अब क्या था कि इस टाइम पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज़ हुआ है। और उसकी वैरायटी क्यों इंक्रीज़ हुई? क्योंकि इस टाइम पर जो पेपर था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा चीप कॉस्ट का होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा सस्ता होता जा रहा था। और इसीलिए उसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा, एंड इट वाज आल्सो अवेलेबल वाइडली टू यूज़। सो इसके लिए क्या था, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, जैसे होली टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा लिखते थे। होली टेक्स्ट मतलब द टेक्स्ट और द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द रिलीजन, देन क्रॉनिकलर्स ऑफ रूलर्स, then letters and teaching of saints, petitions and judicial record, and for registers of account and record and accounts and taxes। मतलब सब तरीके का जो रिकॉर्ड था वो सब कुछ फिर किस पर होने लगा? पेपर पर होने लगा, ओके। फिर आता है आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम वेल्दी पीपल, रूलर्स, मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो कहाँ से कलेक्ट करी गई थी? जो बहुत ज़्यादा रिच पीपल होते थे उस टाइम पे, या रूलर्स या मॉनेस्ट्रीज कौन होती थी? जहाँ पर बुद्धिस्ट पीपल रहते हैं। और टेम्पल्स में से, वहाँ से कलेक्ट करके, वहाँ से निकाल के उन्हें कहाँ रखा गया था? लाइब्रेरीज में या फिर आर्चीव्स में। आर्चीव्स मैंने आपको बताया था जो ऑफिशियल रिकॉर्ड रूम्स होते हैं। These manuscripts and documents help the historians with several detailed information, though it is difficult to use them। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी उसको यूज़ करना, क्यों? क्योंकि वो इतना पुराना हो गया था। और वो ऐसा नहीं है कि आज जैसे हम कन्वीनियंटली बुक को आप लोग पढ़ लेते हो ईजिली, ऐसे वो नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े थे, उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी उससे उन्हें जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्म में मिलता है। As there was no printing press in those days, scribes used copy down years। अब क्या था उस टाइम पे, प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो इसलिए लोग जो है ना, जो मेन ओरिजिनल कॉपी होती थी उससे जो है दूसरी कॉपीज़ बनाते थे। और उसकी वजह से क्या डिफ़िकल्टी आती थी कि जब हम कोई और कॉपी करते थे, जो मेन ओरिजिनल चीज़ है वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जाती थी और उसके अंदर चेंजेस आते जाते थे। और उसकी वजह से हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती थी। नाउ द ऑथर्स यूज टू रिवाइज द क्रॉनिकलर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ज़ियाउद्दीन बरानी, a 14th century author, devised his chronicle for the first time in 1356, followed by another version 2 years later। अब क्या था, जो एक ऑथर थे उन्होंने जिनका नेम था, जो 14th सेंचुरी के ऑथर थे, उनका नेम क्या था? ज़ियाउद्दीन बरानी। और उन्होंने एक 14th सेंचुरी में अपना एक क्रॉनिकल लिखा था फर्स्ट टाइम, जो 1356 में लिखा गया था। और उसके बाद उनका जो सेकंड वर्जन आया था वो 2 years के बाद आया था। In fact, the two versions differ from each other, but as the original one was traceless, nobody could claim for the difference।
Now, the period between 700 and 1750 was a phase of transition as a lot of development took place. अब क्या था कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिडिवल टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे, बहुत सारे चेंजेस हुए थे, और इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या चीज़ें आई थी, किस किस चीज़ों का इन्वेंशन हुआ था। पर्शियन व्हील जो थी उसका जो इरिगेशन में यूज़ होता है, देन स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन हुआ था, फायर आर्म्स का इन्वेंशन हुआ था। फिर उसके बाद द सब कॉन्टिनेंट सॉ न्यू फूड्स, नए नए फूड्स आए थे। कौन कौन से नए फूड्स थे? पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। पोटैटोज एवरीबडी नो, आलू, देन कॉर्न, मकई, then chilies, mirch, tea and coffee, everybody knows. Now the new technologies and crops came along with the migrant who also brought other ideas with them. अब जो नई अब ये सारे चेंजेस कैसे आए कि नए नए क्रॉप्स आए, नई नई टेक्नोलॉजीज आए, कैसे आए? क्योंकि आपको पता है कि लोग जो है ना एक से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, एक से दूसरी जगह जाते थे। अब जो लोग इंडिया से बाहर से आ रहे थे वो अपने साथ जो टेक्नोलॉजीज़ और जो उनके यहाँ क्रॉप्स होते थे वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी लेकर आ रहे थे। इस तरह से न्यू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ और फूड में भी हुए। फिर इट वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस ऑल्सो। देन एज आई टोल्ड यू कि जो लोग थे वो एक से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। यस, अब एक जो मैंने आपको बताया था, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज था वो क्या था, किसका आइडिया था? एक तो राइज ऑफ भक्ति एंड ऑल्सो द टीचिंग्स ऑफ कुरान वर ब्रॉट टू इंडिया इन द 7th century बाय द माइग्रेंट। अब जो कुरान था इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स विच डेलिनेट्स द आइडिया ऑफ वन गॉड। और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सिर्फ एक गॉड है, अल्लाह एंड हिज लव, बाउंटी एंड मर्सी फॉर दोज हु बिलीव हिम। Now, Islam and the ulama, the learned theologians and jurists were patronized by many rulers. Like Hinduism, जो इस्लाम था वो भी इंटरप्रेट हुआ था बहुत सारे वेज में। जैसे जो उसके इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए थे, शिया और सुन्नी। फॉर हिस्टोरियंस, टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन in the persistence and transformation of ideas and beliefs. Hence, for the historians, it becomes convenient to study time by dividing it into segments. अब क्या था कि historians को स्टडी करने के लिए पिछले वाले टाइम को कैसे स्टडी करें, तो इसलिए उन्होंने ईजी और कन्वीनियंट वे निकाला कि उसको पूरे को डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स या पीरियड according to the characteristic. अब in the middle of the 19th century, the history of India was divided into 3 periods: Hindu, Muslim and British. It was done so cause there was no significant historical development other than religion. इसको इसमें क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ कोई चेंजेस नहीं हुए थे। सिर्फ जो चेंजेस थे that was being developed that occur related only with the religion. With this, we have come to the end of this chapter, and I will be providing you the question and answers very soon in the WhatsApp group.